हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आई होप सो कल वाला डिटेल्ड वीडियो आपने देख लिया होगा, जहां पर हमने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा टॉपिक नियर अबाउट 24 मिनट का वीडियो था, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो प्लीज देखना मत भूलिएगा। अच्छा, जैसे कि आप बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज नोट्स अवेलेबल करा दीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स आपके लिए मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, अब वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स जो हैं वो यही नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाता हूं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी आती है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, डिटेल में मैंने समझाता हूं और हर चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी हुई है। नोट्स बच्चा पेड है, क्योंकि मेहनत लगती है यार बनाने में, क्यूरेट करने में, उसको आप तक पहुंचाने में, तो वो पेड है, लेकिन बहुत ही मिनिमम मैंने प्राइस चार्ज करी है आपसे, तो आप आराम से डाउनलोड कर कर आप ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में है उसको पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए जैसे मैंने वादा करा था आपसे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, दो चीजें हैं यहां पर जो हमें समझनी है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जस्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को कंप्लीट होने के बाद आता है। राइट, तो आज के वीडियो में जो हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और इसमें भी हम जो स्पेसिफिक चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम अच्छे से समझने वाले हैं क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैसे उसको हमें अच्छे तरह समझना है। राइट, चलिए टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। लोग जो काम करते हैं, हम किसी भी एक्टिविटी को या उन एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ दो ही कैटेगरी है, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, सिर्फ कितनी कैटेगरी है हमारी? दो कैटेगरी है जिसको हमें ध्यान रखना है। राइट, कौन कौन सी है थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको समझा देता हूं। सबसे पहली हमारी बच्चा कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दो कैटेगरी में हम किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी और द सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज के वीडियो में मेजर एम्फेसिस और फोकस रहेगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और उनके कौन कौन से सब पार्ट्स हैं, कौन कौन सी चीजें समझनी है, कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। देखिए, एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, मेन चीज ये है हमारी। थोड़ा सा और आपको मैं डिटेल वे में समझाता हूं। देखिए, एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय पीपल, लोग ये एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं। कोई भी लोग जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे वो मनी को अर्न कर पाए, द थिंग इज कॉल्ड मनी को अर्न कर पाए, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे करने से हमें फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि एग्जाम्पल में ईजी स्टैंड फॉर एग्जाम्पल, आप इसको पूरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। राइट, या फिर इसको ईजी करके भी लिख सकते हैं। बेटर रहता है बोर्ड वगैरह में, या फिर अगर आप एनुअल एग्जामिनेशन में लिखें तो एग्जाम्पल को पूरा लिखिए। राइट, ईजी करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कई कई टीचर क्या होता है सन की होते हैं थोड़े, वो मार्क्स आपके काट सकते हैं। राइट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम फैक्ट्री में, दीज आर नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब फैक्ट्री में चीजें प्रोड्यूस हो रही है और वहां से प्रोड्यूस होकर कहां पर जा रही है? कहीं पर कस्टमर्स, अल्टीमेट कस्टमर्स के पास जा रही है। राइट, नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर और रिटेलर। जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, होलसेलर और रिटेलर अगर कोई गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी हम उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। या फिर वर्किंग एज अ टीचर इन स्कूल, अगर कोई एज अ टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्कूल में टीच कर रहा हूं, अगर मैं आपके स्कूल में आके आपको पढ़ाता हूं, दीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। राइट, अगर मैं कहीं पर पढ़ा रहा हूं, एनजीओ में पढ़ा रहा हूं जहां पर मैं टीच करने के पैसे नहीं ले रहा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं जिससे आपको क्या अर्न होता है? आपको अर्न होता है मनी। उसको प्रोवाइड करने के जब आप पैसे लेते हो, कोई भी एक्टिविटी प्रोवाइड करने के जब आप पैसे लेते हो और इन रिटर्न उस पर्सन को आप सर्विस दे रहे हो, और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? इन रिटर्न आपको मिल रहा है मनी। तो दीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या है देखिए आगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कितने टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली तीन तरह की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। राइट,
आगे बढ़ते हैं, एक एक जो ये 3 एस्पेक्ट हैं एक एक को कवर करेंगे हम और तीनों का डिफरेंस भी देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा बिजनेस। अब बिजनेस में क्या है देखो, यहां पर बिजनेस में बिजनेस रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन। 3-4 चीजें हैं। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं? 3-4 चीजें हैं। प्रोडक्शन हो रहा है, चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, हम कोई चीज खरीद रहे हैं या कोई चीज बेच रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ये हम बिजनेस कहलाते हैं। बिजनेस रेफर टू दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद, ऐसा कोई भी काम जहां पर प्रोडक्शन होता है, राइट, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस का? अर्निंग प्रॉफिट। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट मतलब मनी, रेवेन्यू। जैसे कि एग्जांपल है फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज आर द बिजनेस। और इसके थ्रू ये करने से हमें इनकम अर्न होती है, मनी अर्न होता है। प्रॉफिट हम बिजनेस के सेंस में मनी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। सिंपल हो रहा है। चलिए, सेकंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है देखिए, प्रोफेशन रेफर टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। अंडरलाइन कर रहा हूं, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। कहीं पर भी आप वर्क करते हैं, कहीं पर भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जॉब लगती है, तो उस जॉब में एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। मान के चलिए आप सेल्स की जॉब कर रहे हो तो आपको सेल्स की समझ होनी चाहिए। आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग की समझ आपको होनी चाहिए। आप एचआर का काम कर रहे हैं तो एचआर की समझ होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो सॉफ्टवेयर की समझ आपको होनी चाहिए। तो प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके थ्रू जो पर्सन होता है वो लिविंग अर्न करता है, मतलब उसके थ्रू वो इनकम अर्न करता है। कोई भी ऐसा काम जहां पर स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल होता है वो इनकम को अर्न करता है बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग मतलब उसके थ्रू उसका गुजारा चलता है। दैट्स कॉल्ड अ प्रोफेशन। ये भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहां पर क्या है, अच्छा बिजनेस में क्या था, एज सच कोई डिजायर्ड क्वालिफिकेशन या एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। अगर आपके फादर बिजनेस में थे तो आप छोटी उम्र से ही बिजनेस में वर्क कर सकते हैं, वहां पर कोई क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में एक सर्टेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको सेल्स मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए रिक्वायर्ड है। अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस है। लॉयर बनना है तो लॉ है, राइट। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू एंटर अ प्रोफेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, लॉयर्स आर प्रोफेशनल एंगेज इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जैसे लॉयर बनना है किसी को, लॉयर बनने का प्रक्रिया क्या है, आपको एलएलबी करना पड़ेगा। एलएलबी के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होता है, उसकी भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये फायदा होता है अगर आप किसी कैरियर काउंसलर से पढ़ते हैं। AIB, ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होता है आपको एलएलबी के बाद, चाहे आप 5 साल का करें चाहे आप 3 साल का एलएलबी करें। एक होता है 12th के बाद, एक होता है ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद आपको AIB का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है अगर आपको एक सर्टिफाइड लॉयर बनना है, राइट। लॉयर और एक एडवोकेट में अंतर यही होता है, जो एडवोकेट होता है वो किसी भी अच्छे, जैसे बोलते हैं ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि उसके पास AIBE ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होता है इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस अंडर अ कोर्ट रूम, राइट। चलिए, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स फॉर अनदर पर्सन। देखिए, एक होता है ना बिजनेस करें या जॉब करें, तो ये सिंपल सी भाषा में हमारा है जॉब। जॉब में क्या हो रहा है? जॉब में हम कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं पर भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जॉब में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए, है ना। जॉब में हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, हमें ऑफर लेटर मिलता है और हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। वहां पर हमें एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है वर्क करने की। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे पहली स्टेज हमारी ये हुई, ठीक है। उसके बाद हमारी जॉब लग गई, दूसरी स्टेज ये हुई, और तीसरी स्टेज में हमें क्या मिल रहा है बच्चा, यहां पर हमें सैलरी मिल जा रही है एंड गेट्स रेम्यूनरेशन। ये रेम्यूनरेटेड मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेटेड मतलब होता है सैलरी,
टर्म भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली, मतलब रोज काम पे जाता है ना। बिजनेस में तो आप ही आ जाओ, लेकिन जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, यू हैव टू गो रेगुलरली इन ऑर्डर टू अर्न इनकम। अनदर पर्सन के अंडर में हम काम करना पड़ता है, और वो अनदर पर्सन हमें 1 महीने बाद या फिर 7 डेज के बाद, जो भी आपका डिसाइडेड पीरियड होगा, 2 मंथ में एक बार, जो भी आपका डिसाइडेड पीरियड होगा, वहां पर आपको वो सैलरी प्रोवाइड कराता है। क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं, आप क्लास 11th में है, 12th में है, सब में ये टॉपिक आता है और इंपॉर्टेंट है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही सरल डिफरेंस मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कराया है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट करना। बिजनेस को स्टार्ट करना इजी है, प्रोफेशन को स्टार्ट करना इजी है, या एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। बिजनेस में कमेंस मतलब होता है बच्चा स्टार्ट करना। कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए, मान के चलिए आप एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, आपके पास अगर पैसा है, नॉलेज है, तो आप जब चाहें बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर किसी थर्ड पार्टी की परमिशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो जब भी एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो एज सुन एज ही डिसाइडेड ही कैन स्टार्ट अ बिजनेस। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, देखिए, प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। देखिए, प्रोफेशन में बोल रहा है कि प्रोफेशन तभी स्टार्ट हो सकता है तब जब आप वो जॉब करने के लिए आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन हो। से फॉर एग्जांपल, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है। अगर आपने एमबीबीएस नहीं करा तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर आपने बीएड नहीं करा, नेट क्वालिफाई नहीं करा, तो एक क्वालिफाइड टीचर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। अगर आपने एलएलबी नहीं करा तो क्या आप लॉयर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो इन अ प्रोफेशन में एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, उसको कंप्लीट करना, जैसे यहां पर है डिग्री कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई कई जगह सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना, जैसे लॉयर हो गया, जैसे डॉक्टरेट हो गया, जैसे सीए हो गया, वहां पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना आपको जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट क्या फंडा है, देखिए, एम्प्लॉयमेंट कमेंसेज ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट। अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है जिसको हम सर्विस एग्रीमेंट बोलते हैं। वो लगने के बाद आप एक परमानेंट या टेम्परेरी एम्प्लॉय बन जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। क्या समझे? कमेंसमेंट में बिजनेस जब चाहे तब स्टार्ट कर लीजिए। प्रोफेशन में एक डिग्री सर्टेन आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू एंटर अ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में आपको जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, वहां पर इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जॉब लग पाएगी। सेकंड पॉइंट में आते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस करने के लिए आपके अगर फादर बिजनेस में है, आपके पास खुद के पास रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10th फेल भी हैं तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो एक सर्टेन क्वालिफिकेशन आपको अटेन करनी पड़ेगी। लॉयर के लिए एलएलबी, एमबीबीएस के लिए मेडिकल के लिए एमबीबीएस हो गया, लॉयर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, राइट। यहां पर डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन हमारी, एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है बच्चों पोस्ट के ऊपर। कई कई जगह स्पेसिफिक है, अगर हायर पोस्ट के लिए है तो पीजी आपको रिक्वायर्ड होता है, लोअर पोस्ट के लिए तो सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, क्लर्क वगैरह के लिए तो 12th पास भी अलाउ कर देते हैं। तो वो सोली डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए आपको बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। इन्वेस्टमेंट भैया पैसा कितना लगता है? पैसा देखिए, डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ अ बिजनेस। अगर लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा, मीडियम स्केल थोड़ा कम, स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा और कम पैसा लगता है, राइट। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर आपको इस सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप में समझाऊंगा, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा किसमें कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। चलिए, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में क्या है बच्चों, प्रोफेशन में हमें कम पैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। हो सकता है, देखिए, अगर मैं किसी स्कूल में जाकर टीच कर रहा हूं तो मुझे क्या पैसा देके वहां पर जॉब करनी पड़ रही है? नहीं ना, इन रिटर्न मुझे मिलेगा। कई जगह जब आप खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं तो आपको कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको लगाना पड़ता है। वो आपका अगर स्ट्रेंथ अच्छी आती है तो आपका वो रिकवर हो जाता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड है, और इसको बोल सकते हैं नो कैपिटल। लिमिटेड और नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं एज अ डॉक्टर, तो वहां पर कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको लिमिटेड कैपिटल पे करना पड़ता है।
अच्छा, किसी के अंडर में जॉब करने में यहाँ पर नो कैपिटल है, वही चीज़ हो गई यहाँ पर जो मैंने समझाई कि अगर किसी के अंडर में जॉब करते हो तो कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट में पूरी तरीके से फिट बैठता है कि हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, इन रिटर्न हमें सर्विस देने के पैसे मिलेंगे। फोर्थ, रिस्क बच्चा लोगों, देखिए यहां पर देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क तो समझ में आता, अनसर्टेनिटी क्या होती है? जब हम फ्यूचर के बारे में श्योर ना हो, फ्यूचर के बारे में जब हम श्योर नहीं होते उसको हम अनसर्टेन कहते हैं। बिजनेस है ना, कभी भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो यहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है बिजनेस में। तो ये चीजें हमें सबसे ज्यादा रिस्की है बिजनेस, इसलिए बोलते हैं ना 80% ऑफ द कंपनीज और द न्यू बिजनेसेस फेल विद इन 4 years बोलते हैं, राइट। लिटिल रिस्क है, बहुत कम रिस्क है। प्रोफेशन में क्या रिस्क है? किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो तो क्या रिस्क है? अगर आप खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, लिटिल है, कम रिस्क है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस तो ले लिया, नॉलेज है ही आपको, तो फेल होने के कम चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू बिजनेस। यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं है ना, किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो, आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपका काम है वो करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना नहीं है, जो आपको बोला गया है वो काम आपको करना है। देन यू हैव ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या अपना काम किसी और को आप सौंप सकते हो? पॉसिबिलिटी विद सम फॉर्मेलिटीज, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज की यहाँ पर बात हो रही है कि बिजनेस में आप किसी और को भी अपना बिजनेस का पार्टनर बना सकते हो विद सम फॉर्मेलिटीज, परमिशन लेनी पड़ती है, राइट, आपको एनओसी वगैरह की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है। यहां पर हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। डॉक्टर कहे कि यार मेरा मन नहीं है आज जाने का, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, वो इलाज करेगा, वो ऑपरेशन करेगा। मेरा मन नहीं है केस लड़ने का, मैं अपने बेटे को भेज दूंगा, वो अगर उससे लड़ेगा तो लड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं लड़ेगा तो उसको वापस भेज देना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ पर पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल है। अगर आपकी जॉब लग गई तो भैया आपको ही जाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि आप बीमार हो तो किसी और को भेज दो अपनी जगह काम करने। तो ये दोनों चीजों में है ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। इसमें पॉसिबल है, हम पार्टनर्स को हायर कर सकते हैं, हम अपनी पोजीशंस को वेकेंट कर सकते हैं, राइट। कई बार होता है ना, सीईओ फाउंडर ने ही रिटायरमेंट ले लिया, किसी और फाउंडर को नियुक्त कर लिया, तो है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे टाटा में ऐसा हुआ है, राइट, इन्फोसिस में ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वी कैन इजीली बी विजिबल इन द इंडियन बिजनेस फर्टिनिटी एज वेल। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चा लोगों? मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का अर्न प्रॉफिट, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है? टीचर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो मेन मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। एम्प्लॉयमेंट का मेन मोटिव क्या है भैया? जो हमारा बॉस बोलेगा उसको सेटिस्फाई करना है, उसको खुश रखना है। वो बोलेगा हाँ तो हम भी बोलेंगे यस, वो बोलेगा ना तो हम भी बोलेंगे ना, वो बोलेगा दिन में रात है तो रात है, वो बोलेगा रात में दिन है तो दिन है, जो वो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। इट्स अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीजें हमें देखनी है? देखो मैं यहाँ पर 2-3 चीज आपको समझाता हूँ, फिर हम देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। थोड़ा सा ये ऊपर चले गया, मैं रुक जाए एक बार, थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट हो गया हमारा, द टर्म्स एंड कंडीशन। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ ना, समझाता हूँ, चलो। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब बिजनेस करने का तरीका है क्या? नहीं ना, अपनी मर्जी से करो। अब कोई समझाएगा थोड़ी, ये करो वो मत करो, ऐसा करना है वैसा करना है, किसी की परमिशन नहीं है। यू आर द सोल प्रोपराइटर। अगर आप अकेले बिजनेस को रन कर रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, आपकी चलेगी। प्रोफेशन में है क्या? सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं बच्चा। मेडिकल में एज अ डॉक्टर यू हैव टू अडेयर टू सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना है। वेदर यू आर डॉक्टर, वेदर यू आर अ लॉयर हैं, टीचर हैं, है ना। आप टीचर हो मान के चलो, एक मैं हूं मान के चलो, ठीक है। मैं किसी भी एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आपके स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वहां पर मैं आ रहा हूँ भाई, बाल सारे खड़े, ठीक है, जीन्स पहन के, लेदर का जैकेट डाल के, चश्मा लगा के, ब्लैक चश्मा लगा के, और मैं कहा ऐसे ही पढ़ाऊंगा। मैं कितना भी अच्छा टीचर हूं, लेकिन मुझे एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि मैं अब खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूं और वहां पर पढ़ाऊं, वहां तो मैं ही राजा हूं। यस और नो? टर्म्स एंड कंडीशन
लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल की तरह ही आपको बिहेव करना है, ठीक है। यहां पर भी मैं हीरोपंती कर सकता हूं, लेकिन क्यों करें, क्यों करें? आपके बिहेवियर में वो चीजें दिखनी चाहिए ना। टीचर रोल मॉडल होते हैं बच्चों के, तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स को वो ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ाते वक्त भी और इंटरेक्ट करते वक्त भी, कुछ भी समझाते वक्त भी, कि यार कहीं ना कहीं हम यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट वो है जो बॉस डिसाइड करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। 8 बजे आना है, इसका बता रहा हूं मैं लास्ट वाले का, ठीक है। 8 बजे आना है तो 8 बजे ऑफिस का टाइम है। 1 बजे लंच है तो 1 बजे हमारा लंच है। 6 बजे अगर वर्किंग आवर खत्म हो रहे हैं तो 6 बजे वर्किंग आवर खत्म है। आपको ये चीजों को अडेयर करना है, ठीक है। ये किस में था? ये हमारा था प्रोफेशन में, सॉरी एम्प्लॉयमेंट में। टर्म्स एंड कंडीशन कौन? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा रहेगा कि आपकी इतनी सैलरी मिलेगी, 70,000 आपकी सैलरी रहेगी, 2 तारीख को आपको मंथली ये सैलरी मिलेगी, ये ड्रेस कोड आपको पहनना है, ये लीव इतनी है, ये उतना है, सब कुछ आपको डिसाइड करा जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व, काम कैसा होता है भैया? इट इन्वॉल्व, देखो बिजनेस में आपको पता है ये प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का बताने की जरूरत नहीं है, सारे समझदार बच्चे हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? देखिए, यहां पर आपको रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड कराना, लिख लेना है ना नोट्स वगैरह में अगर आपको दिक्कत है। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज मतलब आपको जो एक्सपर्ट आपकी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करानी है। मैं कर रहा हूं अपनी रेंडरिंग कर रहा हूं पर्सनलाइज सर्विस, मतलब मैं टीचिंग में एक्सपर्ट हूं तो मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या रेंडर कर रहा हूं बच्चा? यहाँ अपनी टीचिंग सर्विसेज को रेंडर कर रहा हूं। तो प्रोफेशन में क्या इन्वॉल्व है? यू हैव टू रेंडर योर एक्सपर्ट सर्विसेज टू द डिजायर्ड पर्सन, जिसको भी आपको सर्विस प्रोवाइड करानी है। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यहां पर हुआ आपका बॉस। एक होता है एम्प्लॉई, डबल ई अगर लग जाता है यहां पर तो बन गए आप, अगर आर लग गया यहां पर तो आप बन गए, ये बन गया बॉस, ठीक है। एम्प्लॉयर है यहां पर तो बॉस जो बोलेगा वही आपको काम करना पड़ेगा। नेचर ऑफ वर्क यहां से सेट होता है। देन कम्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या है बच्चा? मतलब सब कुछ करने के बाद मिलेगा क्या? जो यहां पर मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। बिजनेस में जो हमें अल्टीमेटली रिसीव होता है वी कॉल इट एज अ प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या बोलते हैं बच्चों? फीस बोलते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा, मुझे सैलरी जो मिलेगी मैं उसको फीस बोलूंगा। ऑनरेरी भी बोलते हैं लेकिन उसको हम फीस बोलेंगे। यहां पर सैलरी बोल सकता हूं मैं एम्प्लॉयमेंट में, और वेजेस, दोनों में डिफरेंस पता है? नहीं पता तो सुन लो। वेजेस मिलते हैं जो वर्कर्स होते हैं ना, बहुत ही लोअर कैटेगरी के मजदूर वगैरह, जो हर तीसरे दिन हर हफ्ते पेड होते हैं, हर दिन उसको पेड करना पड़ता है, देयर आर कॉल्ड वेजेस। सैलरी बेसिकली प्रोफेशनल्स को मिलती है आफ्टर एंड ऑफ द मंथ, ज्यादातर किसी को 2 मंथ में भी एक बार मिलती है, 3 मंथ में भी एक बार मिलती है। तो बेसिकली वेजेस होती है लोअर डिवीजन वर्कर्स के लिए, क्लर्क के लिए, और सैलरी होती है थोड़ा सा अपर क्लास प्रोफेशनल्स के लिए या वर्कर्स के लिए। यस और नो? रिवॉर्ड के बाद और भी पॉइंट है क्या? नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों, ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को रामकथा जितना लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। ये जो टॉपिक है अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है, अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वीडियो कैसा लगा? मजे आ रहे हैं? पसंद आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? नोट्स मिलेंगे, जिन नोट्स में आपको पढ़ाता हूं आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर टीचर, दिस इज योर होस्ट सुनील अधिकारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।